आज हम शुरुआत कर रहे हैं मैपिंग की। बहुत समय से इंतजार था, सैटरडे के दिन भी ठीक नहीं हुआ था। तो आइए आज हम देख रहे हैं कि मैपिंग में हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, मैपिंग क्यों जरूरी है। और मैपिंग में हम जब भी बात करेंगे तो आप अपने पास एक एटलस जरूर रखेंगे। यदि अभी भी आपके पास एटलस नहीं है तो आप एटलस की शुरुआत करिए। अगर एटलस के बगैर आज आप क्लास लेंगे तो बहुत बोरिंग लगेगी और हो सकता है कि आपको जितना इंटरेस्ट होने वाला था वो इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैं जैसे ही नाम कहूंगा आपको अपनी उस मैप में उस जगह पर वो ढूंढना है और वहां पर जो मैं बातें बताऊंगा उन बातों को नोट करना है, उन बातों को नोट करना है। हर कॉन्टिनेंट को हम 3 क्लासेस में खत्म करने की कोशिश करेंगे। पहले एक जनरल व्यू लेंगे, फिर उसके बाद स्पेशल बातें, उससे घिरे हुए समुद्र, उसकी नदियां, उस पर फोकस हम करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के मैपिंग क्लासेस की। शुरुआत कर रहे हैं आज के मैपिंग क्लासेस की, लेकिन संक्षिप्त में आप जब भी मैपिंग की क्लास करें, मैपिंग की क्लास करें तो मैपिंग किसका किया जाता है पहले वो समझना जरूरी है। क्योंकि क्लास में मैं मैपिंग तो शुरू करा दूं, लेकिन क्या मैं पढ़ाना चाहता हूं और क्या टारगेट है उसे समझिएगा। जिसे मैपिंग में सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कहीं पर भी जब आप मैप को पढ़ें तो बिना एटलस के ना पढ़े, बिना एटलस के ना पढ़े। एटलस तो पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा एटलस लेना ही है आपको। मैपिंग में वो आदत मत डालिए जैसे कि मान लेते हैं कि हम अफ्रीका पढ़ रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका पढ़ रहे हैं, साउथ अमेरिका पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक एक शहर, एक एक देश, एक एक गांव, एक एक नदी, ऐसा नहीं। जैसे बहुत सारे गंदे लोग क्या कर देते हैं कि इतनी गहराई में मैपिंग में चले जाते हैं कि उतना गहराई का सवाल यूपीएससी का एग्जामिनर भी भूल जाता है। हमें देखना है वो पॉइंट जो सभी लोगों को, एक सामान्य व्यक्ति को पता होना चाहिए थे, फिर वो अफ्रीका हो, फिर वो दक्षिण अमेरिका हो, फिर वो उत्तर अमेरिका हो या एशिया। तो सबसे पहले हम किसी भी देश में, जैसे किसी कॉन्टिनेंट में जा रहे हैं, हम जैसे किसी महाद्वीप में जा रहे हैं, तो महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है, कहां पर है, उस देश के चारों तरफ कौन कौन सी बातें हैं, ये सवालों पर ध्यान दे सकते हैं। सबसे छोटा देश कौन है, उसके चारों तरफ कौन कौन सी बातें हैं, क्या उसकी विशेषता है। फिर हम देख सकते हैं कि वहां पर कौन सी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। फिर उसमें सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी कौन सी है। फिर हम बात कर सकते हैं उस महाद्वीप पर मिलने वाले महाद्वीप के महत्वपूर्ण देश, महाद्वीप के महत्वपूर्ण देश। फिर महाद्वीप के महत्वपूर्ण शहर, फिर उस महाद्वीप के किन देशों में से होकर, उन महाद्वीप के किन देशों में से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा या विषुवत रेखा गुजर रही होती है। ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब बड़ा देश, छोटा देश, पर्वत श्रृंखला, सबसे ऊंची चोटी, लंबी नदी, छोटी नदी, महाद्वीप के महत्वपूर्ण देश, महाद्वीप के महत्वपूर्ण शहर, देश में से होकर जाने वाली कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। या फिर अगर हम बात करें तो उस महाद्वीप के बारे में, महाद्वीप के विषय में अन्य जानकारियां क्या हो सकती हैं, महाद्वीप के विषय में अन्य जानकारियां क्या हो सकती हैं। हमें ये क्या करना है, हम एक्चुअली एक मोटे तौर पर आइडिया लेना चाहते हैं कि अभी हम तो कहीं घूमने गए नहीं हैं, लेकिन अगर हमें कोई अफ्रीका के बारे में पूछे तो अफ्रीका के बारे में 10-12 बिंदु, 15-20 बिंदु मैं आसानी से समझा सकूं और एक्सप्लेन कर सकूं कि वो सारी बातें किस प्रकार की रहेगी। तो याद रखिएगा कि जब भी हम इस टाइप की बातचीत करेंगे, तो याद रखिएगा कि हमें याद रखना है क्या पढ़ना है और क्या नहीं। क्योंकि मैपिंग की किताब की अगर मैं बात करूं तो मैपिंग की जो किताब है वो अपने आप में इतना मोटा नॉलेज है कि उसे अगर सच में कोई पढ़ाना चाहे तो 1 साल तक वो केवल मैपिंग पढ़ाने की ताकत रख सकता है। क्योंकि हर शहर, हर नगर, हर देश कुछ ना कुछ तो विशेषताएं समेटे हुए हैं।
यहां मैपिंग में ज्यादा पढ़ना एक प्रॉब्लम नहीं है, कम कैसे पढ़ा जाए और क्या जरूरी है वो पढ़ा जाए, वो ज्यादा समझना जरूरी है। तो सबसे पहले तो सभी लोगों के पास मैप आ चुका होगा, सभी लोगों ने मैप को देखना शुरू किया होगा। तो आइए मैं शुरुआत कर रहा हूं आज के क्लासेस की। आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं, ज्योग्राफी एनसीईआरटी की क्लास बंद नहीं हुई है। ज्योग्राफी एनसीईआरटी का जो हमारा 10वीं एनसीईआरटी हमने स्टार्ट किया है, उसे ईमानदारी से आप करते चलिए, वो तो कंटिन्यू चलेगा ही, वो तो हम पढ़ते ही चलेंगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी। बट बीच बीच में मैं 1-2 क्लासेस वीक में मैपिंग की रखूंगा, ताकि ज्योग्राफी में और खूबसूरती आ जाए, ज्योग्राफी को आप बेटर तरीके से और कवर कर सके। लेकिन याद रखिएगा कि हम अपने एनसीईआरटी को तो पूरा करेंगे ही, तो बीच बीच में 1 या 2 दिन, सैटरडे के दिन, संडे के दिन, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं मैपिंग पर अलग से क्लासेस रखूंगा। पर मैपिंग वही व्यक्ति हमारे साथ बेहतर कर पाएगा जो लाल और लाली एटलस में चीजों को लेकर चलेगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं अफ्रीकन महाद्वीप, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की खासियत है कि यहां पर बहुत सारी डाइवर्सिटी, बहुत सारी बातें, बहुत सारे देशों के नाम बहुत कंफ्यूजन वाले हैं। और इतने बड़े महाद्वीप में कौन कौन सी बातें हमें समझनी चाहिए, पहले हम उसकी शुरुआत करते हैं। तो पहले तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, और फिर हम अफ्रीका महाद्वीप के छोटे देशों पर, जो भी मुझे महत्व के छोटे देश लगे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम इसमें आ जाएंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे अफ्रीका देशों के राजधानियों पर, कौन कौन से देश की राजधानियों में क्या क्या खासियत है, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज के क्लासेस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक तरफ है हिंद महासागर, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है एक तरफ हिंद महासागर, एक तरफ है हिंद महासागर, एक तरफ है दक्षिण अटलांटिक, या हम कहेंगे कि अटलांटिक महासागर, क्योंकि कुछ ऊपरी हिस्से में भी उत्तरी अटलांटिक है, तो अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। साथ ही साथ यहां पर लाल समुद्र, जिसे रेड सी के नाम से जानते हैं, लाल सागर रेड सी है। और ये आप जानते होंगे कि यूरोपियन लोगों ने जब यहां पर एक केनाल बनाई, तो लगभग 6 किलोमीटर रास्ता जो वो क्रॉस करके भारत पहुंचते थे, अब डायरेक्टली भारत पहुंचने का उन्हें शॉर्टकट मिल गया। तो रेड सी, लाल सागर, ये याद रखना है। और इसके उत्तर में है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, इसके उत्तर में है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। तो सबसे पहले तो अगर बात करें तो ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये घिरा हुआ है हिंद महासागर से, अटलांटिक महासागर से, लाल सागर से और मेडिटेरियन सी, भूमध्य महासागर से। लाल सागर से वह यूरोप से अलग होता है, लिखते भी चलेंगे आप लोग। लाल सागर से वह एशिया से अलग होता है, लाल सागर से वो एशिया से अलग होता है, और भूमध्य सागर की सहायता से वो यूरोप से अलग होता है, भूमध्य सागर की सहायता से वह यूरोप से अलग होता है। अगर हम बात करें तो ये जो अफ्रीकन महाद्वीप है, इसके बारे में सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, 55 देश है इसके अंदर, 55 देश है। 2017 में आखिरी देश, फिर से वापिस हम कहेंगे कि इसको एक तरीके से समर्थन मिला, और वह 55 देशों का एक महाद्वीप बना है। इकलौता महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। और इकलौता महाद्वीप हम कहेंगे जिससे तीनों रेखाएं तो गुजरती हैं, लेकिन यूरोप के बाद अगर जीएमटी कहीं से गुजरता है, ग्रीनविच मीन टाइम, तो वह अफ्रीका महाद्वीप ही है। चौथा पॉइंट याद रखिएगा कि यहां पर हम अगर कहें तो यहां पर विश्व की सबसे लंबी नदी मिलती है,
आप जानेंगे कौन सी नदी है, वो तो वैसे पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, 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 आप याद रख सकते हैं कि इसे हीरो का महाद्वीप कहते हैं। हीरो का महाद्वीप कहा जाता है, हीरो का महाद्वीप कहा जाता है। क्षेत्रफल के मामले में यह, क्षेत्रफल के मामले में यह विश्व में द्वितीय स्थान पर आता है। क्षेत्रफल के मामले में यह विश्व में द्वितीय स्थान पर, और जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या के मामले में भी द्वितीय स्थान पर, जनसंख्या के मामले में भी द्वितीय स्थान पर आता है। जनसंख्या के मामले में भी द्वितीय स्थान पर आता है। यह जाना जाता है, यह जाना जाता है विशेष रूप से तापमान के लिए, इसलिए इसे गर्म महाद्वीप भी कहते हैं। इसलिए इसे गर्म महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि पूरी रूप से हम कह सकते हैं कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आने वाला सर्वाधिक क्षेत्र इसी महाद्वीप का है, इसलिए इसे गर्म महाद्वीप भी कहा जाता है। इसलिए इस महाद्वीप को गर्म महाद्वीप भी कहा जाता है। अगर हम बात करें तो इस महाद्वीप के बारे में सबसे ज्यादा 10 बिंदु अगर आप लोगों को याद होने चाहिए तो 55 देश, तीनों रेखाएं, जीएमटी, सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ा मरुस्थल, हीरो का महाद्वीप, विश्व में एरिया वाइज, विश्व में जनसंख्या वाइज, और गर्म महाद्वीप, गर्म महाद्वीप भी हम इसे कहते हैं। और इसकी जो लोकेशन जैसे मैंने आपको बताई, वो लोकेशन सबसे पहले याद होनी चाहिए। मेडागास्कर और यहां पर सेशेल्स है, सेशेल्स। ये सेशेल्स भी एक द्वीपीय देश है और वह अफ्रीका कॉन्टिनेंट का माना जाता है। सेशेल जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश माना जाएगा। सेशेल जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश माना जाता है। आप जरा देखना सभी लोग मैप में, सभी लोग जरा मैप में देखिएगा, सेशेल्स यहां पर मिलेगा, सेशेल्स यहां पर मिलेगा, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है सेशेल्स आपको मिलेगा। जो यहां पर सेशेल्स की अगर हम बात करें, जरा ढूंढिएगा सेशेल्स, स्पेलिंग होगी SY से, SY से, बिल्कुल अंग्रेजी का नाम अलग दिखाई देगा, हिंदी में उसे सेशेल्स कहते हैं। वहां लिखेगा सभी लोग सेशेल्स के बारे में, सेशेल्स के बारे में लिखते चलिएगा। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा द्वीपीय देश, छोटा द्वीपीय देश, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा द्वीपीय देश, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा द्वीपीय देश, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा द्वीपीय देश। लेकिन वास्तव में सबसे छोटा देश अगर आपसे पूछा जाए अफ्रीका महाद्वीप का, तो वो गैम्बिया है। सबसे छोटा देश देखना गैम्बिया, इधर मैप में भी देखते चलिएगा, ये वाला देखना बहुत ही पतली सी लाइन है। सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश है गैम्बिया, गैम्बिया सबसे छोटा देश है गैम्बिया। पर अगर द्वीपीय देश में देखा जाए तो सेशेल्स, और मुख्य भूमि में देखा जाए तो गैम्बिया सबसे छोटा देश है, सबसे छोटा देश है गैम्बिया। सबसे बड़ा देश एक जमाने में सूडान होता था, सबसे बड़ा देश एक जमाने में सूडान होता था। सबसे बड़े देश के रूप में हम सूडान को मानते थे, लेकिन सूडान के दो हिस्से हो गए, दक्षिण सूडान और सूडान। तो ये जो दक्षिणी सूडान है जब से अलग हुआ तो सबसे बड़ा देश हो गया अल्जेरिया, सबसे बड़ा देश हो गया अल्जेरिया, सबसे बड़ा देश है अल्जेरिया, सबसे बड़ा देश है अल्जेरिया। तो याद रखिएगा सबसे छोटा देश हो जाएगा गैम्बिया और सबसे बड़ा देश हो जाएगा अल्जेरिया, अल्जेरिया। अल्जेरिया सबसे छोटा देश हम कहेंगे कि वो अल्जेरिया हो जाएगा। अब अगर हम एक सिंपल सी बात आप लोगों से कहें तो आइए देखते हैं कि यहां पर जो कर्क रेखा है वो कर्क रेखा कहां कहां से होकर गुजरती है, जो कर्क रेखा है वो कहां कहां से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो कर्क रेखा वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा, कर्क रेखा वेस्टर्न सहारा। देखना मैप में सभी लोग, मैप को देखते चलिएगा खोलकर कि कर्क रेखा कहां कहां से होकर गुजर रही है। तो पहले देखना कर्क रेखा 23.5 डिग्री वाला, देखते चलिएगा
सबसे पहले वेस्टर्न सहारा, ये वाला जो देश है वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा। फिर मॉरिटेनिया, 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 दोहराना बार बार ताकि ये नए नए नाम हैं, जबान पे टंग पर आने चाहिए। मॉरिटेनिया, उसके बाद आप देखेंगे माली, उसके बाद आएगा माली, उसके बाद आएगा माली, माली के बाद आएगा अल्जीरिया, माली के बाद आएगा अल्जीरिया, अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद आएगा लीबिया, लीबिया, और लीबिया के बाद आएगा मिस्र, मिस्र मतलब इजिप्ट, मिस्र मतलब इजिप्ट। तो अगर हम इसको याद रखना चाहें तो इसे याद आप रख सकते हैं, इसे आप लोग याद रख सकते हैं, इसे आप याद रख सकते हैं। लेमम, 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 अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट को मैं ई लिख रहा हूं, इजिप्ट को मैं ई लिख रहा हूं तो LEMAMWS, लेमम WS, लेमम WS। क्या लाल लालियों को याद हो पाएगा? लेमम WS, लेमम ये WS, लेमम LEMAMWS, लीबिया, इजिप्ट, माली, अल्जीरिया, मॉरिटेनिया, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटेनिया, वेस्टर्न सहारा। क्या देश सभी को दिख रहे हैं? मुझे कमेंट्स करते चलिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा अगर आप लोगों ने मैप खोल कर रखा हो। और मेरे लाल लालियों अगर मैप खोल के नहीं रखा है ना तो दुख तो पहले भी था और अब भी रहेगा। और मैंने कल के वीडियो में एक्सप्लेन किया है, बहुत सारे लोगों ने अभी भी शायद वो वीडियो ना देखा हो। माध्यम में हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम के दुखों को दूर करने की कोशिश की थी मैंने कल के वीडियो में, तो मैं रिपीट कर रहा हूं। लेमम WS, लेमम WS अफ्रीका में, अफ्रीका में कर्क रेखा जहां से गुजरती है, कर्क रेखा जहां से गुजरती है, उन देशों के ये नाम है, उन देशों के ये नाम है। कोई बात नहीं, अगर हिंदी का भी एटलस है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, लेमम WS, लीबिया, इजिप्ट, माली, अल्जीरिया, मॉरिटेनिया, वेस्टर्न सहारा। लीबिया, इजिप्ट, माली, अल्जीरिया, मॉरिटेनिया, वेस्टर्न सहारा, लेमम WS, लेमम WS कर्क रेखा के गुजरने वाले देशों की हम बात कर रहे हैं, कर्क रेखा से गुजरने वाले देशों की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल MMM वॉल तो भी कोई गलत नहीं है सोनिया। अगर MMM वॉल कहेंगे तो एक M कहां से लाओगे, एक M कहां से लाओगे, इसलिए अगर इसे भी याद रखोगे तो चल जाएगा। लेमम WS, लेमम WS, लेमम WS। तो अब हम बात कर रहे हैं इसी में, अब हम बात कर रहे हैं इसी में उन देशों की जहां से कर्क रेखा की जगह पर हम बात कर रहे हैं अब मकर रेखा की। मकर रेखा की अगर हम बात करें, मकर रेखा की अगर हम बात करें तो मकर रेखा देखना, नामीबिया, नामीबिया, बोत्सवाना, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, और मेडागास्कर, मेडागास्कर। MMNB, BMMNZ, BMMNZ, नामीबिया, नामीबिया, बोत्सवाना, बोत्सवाना, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका से भी, सॉरी साउथ अफ्रीका से भी। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, मैं एक बार इसे रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा इसे। जो हम बात कर रहे हैं मकर रेखा की, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया, बोत्सवाना और नामीबिया, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन की हम बात कर रहे हैं। उसे मैं मिटा दे रहा हूं, उसे मैं मिटा दे रहा हूं। इस वाले लाइन की हम बात कर रहे हैं। रिपीट कर रहा हूं मैं इस ट्रिक्स को, रिपीट कर रहा हूं मैं इस ट्रिक्स को, इधर ध्यान देना प्लीज। नामीबिया, नामीबिया, बोत्सवाना, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। तो इसे मैंने ऐसे याद रखा है, MMBSN, MMBSN, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। तो मुझे लगता है बहुत बार आया है, मोजाम्बिक और मेडागास्कर तो बहुत बार आया है, मोजाम्बिक और मेडागास्कर तो बहुत बार आया है। नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका, बस 3 नए नाम हैं, 5 देशों से होकर गुजर रही है। नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका,
नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। मैप में देखना 23.5 डिग्री नीचे से, 23.5 डिग्री नीचे से मैप में देखते चलिएगा तो आपको दिखाई देगी मकर रेखा। और आप इसके लिए चाहे तो कोई ट्रिक्स बना दीजिए, लेकिन मुझे बड़ा इजी लग रहा है। अगर आप लोग 5 देशों को याद रखना चाहें, MMBSN, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, नामीबिया। मेडागास्कर, मोजाम्बिक, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और नामीबिया। आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल तरीके से 5 देश हमें याद रखने हैं, जहां से मकर रेखा गुजर रही है और जहां से कर्क रेखा गुजरी है। वेस्टर्न सहारा, माली, अल्जेरिया, लीबिया, इजिप्ट। आप देख सकते हैं, अगर हम गिन लेते 1 2 3 4 5 6 देशों से होकर कर्क रेखा, 6 देशों से होकर कर्क रेखा और 5 देशों से होकर मकर रेखा गुजर रही है। 5 देशों से होकर मकर रेखा गुजर रही है। 5 देशों से होकर मकर रेखा गुजर रही है। मैं ये आइडिया भी आप लोगों को देना चाह रहा हूं कि जब आप मैप को पढ़ेंगे तो क्या देखेंगे, मैप में सबसे ज्यादा जरूरी किन चीजों पर फोकस करना होगा। तो याद रखिएगा, अगर हम देशों की बात करें, कर्क रेखा की, मकर रेखा की, तो कर्क और मकर रेखा पर सबसे पहले जो देश है उन्हें आप देख लीजिए। कर्क और मकर रेखा पर जो देश है उन्हें आप देख लीजिए। अब मुझे लगता है कि कई लाल लाली ऐसे होंगे जो देखना स्टार्ट अगर कर चुके हैं, तो जरा मैं देखूं कितने लाल लाली ऐसे हैं जो 0 डिग्री वाले को देख पा रहे हैं। 0 डिग्री वाले को देख पा रहे हैं, जरा बताइएगा। 0 डिग्री विषुवत रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा कहां से गुजर रही है। 0 डिग्री विषुवत रेखा कहां से गुजर रही है। तेजी से कमेंट्स करिएगा कि 0 डिग्री विषुवत रेखा कहां से गुजरती, 0 डिग्री कहां से दिख रही है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग भूल गए होंगे, तो 0 डिग्री पर ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले गेबॉन आपको दिखना चाहिए, सभी लोगों को दिख रहा है, गेबॉन दिख रहा है, गेबॉन, बहुत ही बढ़िया राहुल, गेबॉन के बाद कांगो 2 है, एक रिपब्लिक कांगो है जिसे गणतंत्र डेमोक्रेटिक कांगो कहते हैं। गणतंत्र का मतलब जब कहीं पर किसी देश का मुखिया चुना जाए तो उसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहेंगे। जैसे भारत में राष्ट्रपति जो मुखिया है वह चुना जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि यह गणतंत्र है। मैं शब्द समझा दूं, गणतंत्र का मतलब होता है लोकतंत्र का मतलब हुआ चुनाव होना। रिफ्रेश कर दीजिएगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, फिर से रिफ्रेश कर दीजिएगा आप लोग, बस रिफ्रेश कर दीजिएगा। आप लोग, केवल रिफ्रेश कर दीजिएगा। आइए देखिएगा सभी लोग जो भी विषुवत रेखा की बात कर रहे थे, तो मैं जो शब्द समझा रहा था पहले उस पर ध्यान देना। एक होता है गणतंत्र और एक होता है राजशाही। देखना, गणतंत्र का मतलब हुआ कि जहां पर भी आप लोग मुखिया को चुनेंगे, जैसे भारत में राष्ट्रपति मुखिया है, प्रधानमंत्री तो डेमोक्रेसी है जो पूर्ण रूप से हम कहेंगे कार्यकारी मुखिया है, लेकिन उस कार्यकारी मुखिया का भी मुखिया राष्ट्रपति माना जाता है। तो गणतंत्र तो एक कांगो है जिसे डेमोक्रेटिक कांगो कहेंगे। हो सकता है कि डेमोक्रेटिक कांगो हो लेकिन वहां का अंतिम मुखिया राजा हो, जैसे ब्रिटेन में डेमोक्रेसी है लेकिन अंतिम मुखिया तो रानी होती है, या जो भी उनका राजशाही परिवार में मुख्य रहेगा। तो हमारा जो कांगो हम बात करें वो 2 कांगो है, एक डेमोक्रेटिक कांगो है जिसे केवल कांगो कहेंगे और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कांगो है।
तो सभी लोगों को दिख रहा होगा, मैं पढ़ भी रहा हूं, सभी लोगों को दिख रहा होगा। सबसे पहले गेबॉन, फिर कॉन्गो, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, उसके बाद युगांडा, केनिया और सोमालिया, युगांडा, केनिया और सोमालिया, युगांडा, केनिया और सोमालिया। तो गेबॉन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, युगांडा, केनिया और सोमालिया, युगांडा, केनिया और सोमालिया, 6 देश है यहां पर, 6 देश है यहां पर। अगर हम बात करें इन 6 देशों की, अगर हम बात करें इन 6 देशों की, तो ध्यान से देखिएगा सभी लोग, जो हम बात कर रहे हैं 6 देशों की, उस पर गौर करिएगा। जो 6 देश जहां से विषुवत रेखा गुजर रही है, तो गेबॉन याद रखिएगा, गेबॉन याद रखिएगा, जहां से विषुवत रेखा गुजर रही है। सबसे पहले है गेबॉन, फिर कॉन्गो और डेमोक्रेटिक कॉन्गो, तो मैंने इसको याद रखा है SUGKCDC, सोमालिया, युगांडा, गेबॉन, केनिया, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक कॉन्गो। तो SUGKCDC, कॉन्गो और डेमोक्रेटिक कॉन्गो रटना नहीं पड़ना चाहिए, बहुत इजीली दिखना चाहिए। तो सोमालिया, युगांडा, गेबॉन और केनिया, सोमालिया, युगांडा, गेबॉन और केनिया, उसके बाद कॉन्गो और डेमोक्रेटिक कॉन्गो, ये वो देश हैं जहां से विषुवत रेखा गुजर रही है, ये वो 2 देश हैं जहां से विषुवत रेखा गुजर रही होगी। तो अभी तक हमने जो चर्चाएं की हैं, एक आइडिया लिया है कि कहां कहां पर अफ्रीका के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं। 55 देश है, 3 रेखाएं गुजरती हैं, जीएमटी भी गुजरता है, सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ा मरुस्थल, हीरो का महाद्वीप है, विश्व में जनसंख्या और आकार के हिसाब से द्वितीय है, गर्म महाद्वीप है। इसके अगर हम बात करेंगे तो इसके दाहिनी ओर हिंद महासागर, बाई ओर अटलांटिक महासागर, ऊपर भूमध्य महासागर यूरोप से अलग होगा, और रेड सी इसको एशिया से अलग करता है। अब अगर हम इसमें खासियत देखें तो सबसे बड़ा देश अल्जेरिया, सबसे छोटा देश है गैम्बिया, सबसे छोटा देश है गैम्बिया। यहां एक कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं मैं, एक देश का नाम देखना इक्वेटोरियल गिनी है, एक छोटा सा देश देखिएगा जरा सभी लोग देखना, विषुवतीय गिनी है। और यहां एक सवाल बन सकता है आपसे, यूपीएससी कहेगी कि अफ्रीका के किन देशों से होकर या अफ्रीका के निम्न में से किस देश से होकर विषुवत रेखा नहीं गुजरती। और देखना एक नाम है विषुवतीय गिनी, तो शायद कई लोगों को लगेगा कि इससे तो विषुवत रेखा गुजरेगी ही, बट इसका नाम भले ही विषुवतीय गिनी है, लेकिन विषुवत रेखा उसमें से नहीं गुजरती। क्या दिख रहा है? गेबॉन के ऊपर एक छोटा सा देश, गेबॉन के ऊपर एक छोटा सा देश जिसे हम कहेंगे इक्वेटोरियल गिनी दिखा है सभी लोगों को। विषुवत रेखा, विषुवतीय गिनी, जहां से कोई विषुवत रेखा गुजरती नहीं है। अब जरा केनिया और तंजानिया के बॉर्डर पर देखना, केनिया और तंजानिया के बॉर्डर पर देखना, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला मिलेगी, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला मिलेगी किलीमांजारो। दिख रहा है किलीमांजारो, विषुवत रेखा से होता हुआ आप देख सकते हैं लगभग। किलीमांजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है किलीमांजारो। कमेंट्स करके बताइएगा ऊंचाई कितनी है। किलीमांजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है किलीमांजारो। और याद रखो, अद्भुत है ये, अद्भुत है। इस जगह पर साल भर सूर्यताप रहता है, साल भर सनलाइट रहता है, लेकिन इसकी ऊंचाई लगभग 5800 के आसपास होने के कारण, 5895 होने के कारण आप देखेंगे कि इसकी टोपियां बर्फ से ढकी हैं। इसका मतलब कि ऊंचाई के साथ तापमान इतना गिर जाता है कि विषुवत रेखा होने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यहीं पर निम्न तापमान, याद करिए मैंने जब आपको पढ़ाया था मानसून, तो किलीमांजारो की जो पर्वत टोपियां है वो बहुत ही बर्फीली हैं, और यहां पर नीचे गर्म हवाएं हैं, गर्म पानी है। तो गर्म और ठंडा इन दोनों का जो तापांतर उत्पन्न होता है, उसी कारण से यहां पर एक जेट पैदा हुई थी, फाइन लेटर जेट। शायद आज आप लोगों को यह क्लैरिटी आएगी कि फाइन लेटर जेट का मतलब क्या होगा, फाइन लेटर जेट का मतलब क्या होगा।
अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और फिर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की शुरुआत करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अल्जीरिया है, माली है और जो घाना है, अल्जीरिया, माली और जो घाना है, ये देखना, अल्जीरिया, माली और घाना और बुर्किना फासो, जरा इसका नाम देखिएगा सभी लोग, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना, यहां से गुजरती हैं जीएमटी, यहां से गुजरती हैं जीएमटी। रिपीट कर रहा हूं मैं, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना, यहां से गुजरती है जीएमटी, यहां से गुजरती है जीएमटी, मतलब AMBG को हम लिख सकते हैं MAB या MBAG, हां जी, MBA किया हुआ है तो MBAG, माली, बुर्किना फासो, माली, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, घाना, MBAG वो 4 देश हैं जहां से जीएमटी होकर गुजर रही हैं, जहां से जीएमटी होकर गुजर रही हैं, जहां से जीएमटी गुजर रही होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, MBAG, तो रिपीट कर रहे हैं, माली, बुर्किना फासो, अल्जीरिया और घाना, जहां से जीएमटी होकर गुजरती हैं, तो आइए एक बार पहले मैं रिवीजन चाहता हूं, सारी बातों का रिवीजन चाहता हूं, और फिर मैं अलग अलग देशों पर आऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कमेंट्स भी करते चलिएगा। अब हमें जीएमटी पता चल गई, तो जीएमटी वाले जो 4 देश हैं, MBAG, ये सभी को पता होना चाहिए। अब दूसरा, जहां पर हमने कर्क रेखा की बात की है, कर्क रेखा की जहां पर हमने बात कही है, तो आप लोगों को मैंने बताया था लेमम WS, ये जो है वो कर्क रेखा के लिए लेमम WS, लीबिया, इजिप्ट, मॉरिटेनिया, अल्जीरिया, माली और वेस्टर्न सहारा, ये जो हमने देशों की बात की थी, 6 देशों से होकर गुजर रही हैं। तीसरा फिर हमने देखा था मकर रेखा, जो मकर रेखा गुजर रही थी, अभी हमने चर्चा की थी मकर रेखा की। MM, मेडागास्कर और मोजाम्बिक तो रहेंगे ही, साउथ अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना, तो मेडागास्कर, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना, 5 देश जिनसे मकर रेखा गुजर रही है। चौथा पॉइंट, कर्क रेखा, मकर रेखा के बाद विषुवत रेखा, तो हमने अभी देखा था, जहां पर हमने बात की गेबॉन, फिर कांगो और डेमोक्रेटिक कांगो, इसकी हमने चर्चाएं कर दी थी कि अलग कर दीजिएगा इसको। फिर उसके बाद हमने देखा था युगांडा, केनिया और सोमालिया, तो हम इसको कई तरीके से याद रख सकते थे, SUKG के नाम से, CDC के नाम से। तो हमने गेबॉन, कांगो, डेमोक्रेटिक कांगो, युगांडा, केनिया और सोमालिया, ये अगर हम बात करें तो ये 6 देश हैं जहां से होकर विषुवत रेखा गुजर रही है। जोड़ी बनाने का भी सवाल बनाया जा सकता है। ये 4 देश हैं जहां से हम बात कर सकते हैं कि जीएमटी गुजर रही थी। ओवरऑल अगर एक आइडिया ले तो ये बहुत ही बेसिक थिंग थी। सबसे छोटा देश है सेशेल्स, लेकिन ये द्वीपीय है। सबसे छोटा देश हमने कहा है कि गैम्बिया है। सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। सबसे ऊंची चोटी है किलीमांजारो। सबसे बड़ी लंबी नदी है नील नदी। सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। इन चीजों को भी हम याद रख सकते हैं। आइए अब हम चर्चा कर रहे हैं उन सवालों की जो हमें देखने हैं कि इसमें क्या क्या सवाल बन सकते हैं। यहां पर ये जो चार देश हैं
उन्हें हॉर्न के नाम से भी जानते हैं, उन्हें हॉर्न के नाम से भी जानते हैं। सिंग एक तरीके से सिंग नुमा स्ट्रक्चर है, आप देखिए एक तरीके से सिंग नुमा स्ट्रक्चर है। तो इरिट्रिया, 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 सोमालियन हॉर्न भी कहते हैं। इरिट्रिया, इरिट्रिया देखना देश जरा, इरिट्रिया दिखा सभी को। इरिट्रिया, इरिट्रिया, जिबूती, जिबूती, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया, इथोपिया, इथोपिया और सोमालिया, इथोपिया और सोमालिया, ये वो 4 देश हैं जिन्हें हम हॉर्न के नाम से, अफ्रीकन हॉर्न के नाम से जानते हैं। अफ्रीकन हॉर्न के नाम से जानते हैं, अफ्रीकन हॉर्न के नाम से जानते हैं। ये वो 4 देश हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, इरिट्रिया, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया, इनको हम अफ्रीकन हॉर्न कहते हैं। अफ्रीकन हॉर्न वाली कंट्रियां देखना जरा, सींग नुमा संरचना है। तो रिपीट कर रहा हूं, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया। मैप में देखते चलिएगा सभी लोग प्लीज, बिना मैप के अगर आप देख रहे हैं तो यकीन मानिए इससे ज्यादा समय बर्बाद और कहीं नहीं हो सकता है। इन 4 देशों को नाम दिया जाता है अफ्रीकन हॉर्न, इन 4 देशों को नाम दिया जाता है अफ्रीकन हॉर्न। ठीक है, कोई बात नहीं धर्मेंद्र, कोई बात नहीं है, पर कंटिन्यू चीजों पर ध्यान देते चलिएगा। अब मैं आ रहा हूं अफ्रीका के छोटे देशों पर, अब मैं आ रहा हूं अफ्रीका के छोटे देशों पर। आप लोग ध्यान से देखना, विचित्र नाम नहीं है ये विचित्र नाम नहीं, हॉर्न के समान संरचना होने के कारण। फिर मैं आपको वो भी बताऊंगा कि रेड सी में या मेडिटेरियन सी में, या फिर हम बात करेंगे तो अभी समुद्र वाली बातों पर बाद में आएंगे। सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं अफ्रीका के कुछ महत्वपूर्ण छोटे देश, कुछ, सभी नहीं, कुछ महत्वपूर्ण छोटे देश जो आपको पता होने चाहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहला देश है जिबूती, सबसे पहला देश है जिबूती। देखना स्पेलिंग डी से शुरू होती है और नाम है जिबूती। जिबूती के बारे में वहीं पर लिख देना, जिबूती के बारे में अब वहीं पर लिख देना सभी, लाल लालियो। जिबूती के बारे में जीएमटी, ये मेरा कौन सा गंदा लाल है, आशिक खान। आशिक खान जीएमटी क्या है, अगर ये चीज अभी पता नहीं है तो पहले हमारे पुराने वीडियो देखो जहां जीएमटी को मास्टर ने 2 घंटे तक समझाया होगा। पर अगर फिर भी ना पता चले तो एक बार गूगल करना। हम जीएमटी को नहीं समझ रहे, अब हम समझ रहे हैं मैपिंग को। तो जरा जिबूती पर आते हैं। पूर्वी अफ्रीका में बसा एक देश, राजधानी जिबूती, राजधानी भी जिबूती ही है, बड़ा अच्छा नाम है, राजधानी भी जिबूती, और राजधानी भी जिबूती और देश का नाम भी जिबूती। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक देश नमक, पशुओं की खाल एवं जूते के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। नमक एवं पशुओं की खाल और जूते के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। लिखते चलिएगा वहीं पर सारी बातें जिबूती के बारे में, जिबूती के बारे में वहीं पर सारी बातें लिखते चलना, जिबूती के बारे में, जिबूती के बारे में वहीं पर लिखते चलिएगा। वहां पर मैपिंग में जगह नहीं होगी तो पेंसिल से लिखना, पेंसिल से लिखना, पर वहीं पर लिखते चलिएगा। या फिर अगर दूसरा मैप ले लो जहां कोरा मैप होगा, उस पूरे किताब में कहीं ना कहीं कोरा मैप होगा, वहां लिख दो। फिर दूसरा है इरिट्रिया। इरिट्रिया पूर्वोत्तर अफ्रीका में स्थित लाल सागर के तट पर प्रमुख बंदरगाह मशाबा, राजधानी अस्मारा, राजधानी अस्मारा। वैसे इरिट्रिया के बारे में इतना जरूर याद रखना, यह भी हॉर्न, अफ्रीकन हॉर्न का एक देश माना जाता है, जो अफ्रीकन हॉर्न नाम दिया जाता है वहां का। और इतना जरूर याद रखिएगा कि लाल सागर के तट पर, बस लाल सागर के तट पर, बाकी मशाबा अगर आपको दिख रहा हो मैप में तो बहुत बढ़िया। और राजधानी अस्मारा को भी मैप में देखने की कोशिश करिएगा, राजधानी अस्मारा को भी देखने की कोशिश करिएगा। तो याद रखिएगा 2 देश जिबूती और इरिट्रिया अफ्रीका के छोटे देशों में गिने जाते हैं। अफ्रीका के छोटे देशों में जिबूती और इरिट्रिया। फिर है बुरुंडी। बुरुंडी देखना जरा, मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को बुरुंडी। बुरुंडी देखिएगा सभी लोग, यहां पर बुरुंडी ये दिख रहा होगा, बुरुंडी। ये बुरुंडी रवांडा के पड़ोस में देखना, एक छोटा सा युगांडा के नीचे, युगांडा के नीचे आपको दिखाई देगा बरुंडी। क्या युगांडा के नीचे बरुंडी दिख रहा है सभी को?
युगांडा के नीचे आपको मिलेगा रवांडा, और रवांडा के नीचे मिलेगा बरुंडी। रवांडा और बरुंडी दोनों के दोनों बहुत छोटे देश हैं। रवांडा की राजधानी किगली है, रवांडा की राजधानी किगली है, और जो बरुंडी है आपको दिख रहा होगा, बरुंडी जो है वो आपको दिख रहा होगा बुजुम्बुरा। बुजुम्बुरा राजधानी है, ना भी याद रहे चलेगा, पर याद रखना कॉफी का बड़ा निर्यातक देश है बुरुंडी, और यहां पर भी गाय लोकप्रिय देश है। भारत के बाद अगर कोई गाय लोकप्रिय देश के लोकप्रिय मानी जाती है, पशु माना जाता है, तो वह है बुरुंडी। बुरुंडी के बारे में कॉफी का निर्यातक, और याद रखना ये जो बुरुंडी है उसके ऊपर है रवांडा, और रवांडा की राजधानी है किगली। रवांडा की राजधानी है किगली। 2016 में किगली समझौता हुआ है, 2016 में किगली समझौता हुआ है। देखो जरा मैं कितने लाल लालियों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है। किगली समझौता पर्यावरण के किस मुद्दे से जुड़ा है? किगली समझौता पर्यावरण के किस मुद्दे से जुड़ा है? किगली समझौता पर्यावरण के किस मुद्दे से जुड़ा है? किगली समझौता पर्यावरण के किस मुद्दे से जुड़ा है? किगली समझौता पर्यावरण के किस मुद्दे से जुड़ा है? किगली समझौता, देखो जरा कितने लाल लालियों को पता है। नहीं, NF3 नहीं, बायोडायवर्सिटी नहीं। किगली राजधानी है रवांडा की, पर कौन सा? ओजोन। आशीष गौर का सही आंसर है ओजोन। ओजोन का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब हुआ था उसके बाद 2016 में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी प्रतिबंधित करने के लिए 2016 किगली में समझौता हुआ है, उसे किगली समझौता कहते हैं। किगली समझौता, तो किगली पूछा जा सकता है ओजोन डिप्लेशन के लिए नया का नया पूरी तरह से है, तो किगली आएगा रवांडा में। रवांडा की राजधानी किगली। मालावी, जरा ये देश देखना, मालावी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये देश नहीं, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि टाई होता है, वैसे टाई जैसा एक देश है, टाई जैसा। देखना मालावी देश ढूंढिएगा, मोजाम्बिक के पास, मोजाम्बिक के ऊपर मालावी देखना। मालावी लंबा एवं संकरा पर्वतीय देश, पुराना नाम न्यासालैंड, ये याद रखना है, ये पूछा जाता है। मालावी का पुराना नाम था न्यासालैंड। प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण अफ्रीका का स्विट्जरलैंड, लिखेंगे इस पॉइंट को। अगर कभी भी पूछा जाए कि अफ्रीका का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, अफ्रीका का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, तो मालावी को नाम दिया जाता है अफ्रीका का स्विट्जरलैंड। अफ्रीका का स्विट्जरलैंड मालावी को कहते हैं, अफ्रीका का स्विट्जरलैंड मालावी को कहते हैं, अफ्रीका का स्विट्जरलैंड मालावी को कहते हैं। बिल्कुल, अफ्रीका का स्विट्जरलैंड मालावी को कहा जाता है। पुराना नाम न्यासालैंड है, और यहां पर जो जलवायु है वो काफी सुहानी होती है। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण तापमान कम होता है, तो कहीं पर भी अगर हम बात करें तो अफ्रीका में सबसे बेहतर जलवायु कहीं पर मिलती है, तो वो सबसे छोटा देश, उनके छोटे देशों में एक देश मालावी में तो हमने देखा इरिट्रिया, जिबूती, रवांडा के बाद हमने देखा बरुंडी के बाद हमने देखा मालावी। किगली के बारे में याद रखना, किगली समझौता। फिर आते हैं रवांडा, स्थलबद्ध देश, 95% जनसंख्या ग्रामों में, चमड़ा, काफी, कपास तथा धातु का निर्यातक देश। पर जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि रवांडा के बारे में केवल इतना ही जरूर याद रखना, किगली, बाकी कुछ मत याद रखना, किगली जरूर याद रखिएगा, किगली जरूर याद रखिएगा। फिर है बोनिन की जगह है बेनिन देश देखना जरा, बेनिन कितने लोग ढूंढ पाते हैं। बेनिन देखिएगा जरा, बेनिन ये वाला देश है, बेनिन टोगो के पास, टोगो भी वैसा ही बहुत छोटा देश है। बेनिन, टोगो, घाना, कोस्टोरिया जो वाला देश है, फिर लिबेरिया, सियारा लियोन, ये जो देश है
इसमें देखना जो सबसे छोटा देश शुरुआत कर रहा है वो है बेनिन। बेनिन अफ्रीका के पश्चिम में स्थित कृषि प्रधान देश, प्रमुख उद्योग पाम ऑयल, चीनी, शराब और राजधानी आपको मिलेगी पोर्टो नो। तो बस बेनिन को देख लो, बेनिन को देख लो और कृषि प्रधान देश लिख देना, कृषि प्रधान और पाम ऑयल के लिए, पाम ऑयल के लिए कृषि प्रधान और पाम ऑयल के लिए वहीं पर लाइन से देखते चलना, बेनिन, फिर टोगो, फिर घाना। इसको ध्यान से देखते चलिएगा। ये वो छोटे छोटे देश हैं जहां पर हमें याद रखना है कि वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। घाना के बारे में लिख दिया हमने कि जीएमटी यहां से गुजरती है, जीएमटी यहां से गुजरती है। टोगो, टोगो उसके जस्ट पड़ोस में आपको दिखाई देगा। टोगो गिनी तट पर स्थित, राजधानी लोमे, प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र, चमड़ा, जूते, शिल्प कला तथा खाद्य का सामान तैयार करना। नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, लेकिन घाना जरूर याद रख लेना। घाना देश कहां पर है, क्योंकि कई बार घाना की हमें जरूरत पड़ेगी। और लेसोथे, लेसोथे आपको रटना है। लेसोथे देश के अंदर देश, इसका नाम है देश के भीतर देश, देश के भीतर देश। आप देखिए ना, दुनिया का इकलौता देश जिसकी पूरी सीमा रेखा दक्षिण अफ्रीका से लगती है, देश के अंदर देश है, देश के अंदर देश। इसको जाना जाता है देश के भीतर देश के नाम से, देश के भीतर देश के नाम से। देश के भीतर देश है लेसोथो, लेसोथो। वैसे स्वाजीलैंड भी है, लेकिन स्वाजीलैंड में थोड़ी बहुत बॉर्डर मोजाम्बिक से भी आती है। ऐसा देश जिसकी चारों रूप से सीमा रेखा केवल दक्षिण अफ्रीका से घिरी है और पूरी तरह से स्थलबद्ध देश है। ऐसा हो सकता है कि आधा हिस्सा सागर में होता, आधा हिस्सा किसी देश से जुड़ा होता, लेकिन इकलौता देश है जिसे देश के भीतर देश के नाम से भी जानते हैं, लेसोथो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं राम जी, लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो लेसोथो देश के भीतर देश, कोई आपको इसमें पढ़ना क्या है। और मैप में देखते चलो इसको, मैप में देखते चलो इसको, मैप में देखोगे तभी जाकर क्लैरिटी हो आएगी। तो देश के भीतर देश के रूप में इसे जाना जाता है। यह पॉइंट हमारे लिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही स्पेशल पोजीशन है इस देश की। और लेसोथो पूछा जाता है इसी कारण से कि ऐसा विश्व का कौन सा देश है जो स्थलबद्ध देश होने के बावजूद केवल एक ही देश से सीमा रेखा शेयर करता है, साउथ अफ्रीका, लेसोथो। लेसोथो के बारे में याद रखना। स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड उसके पड़ोस में ही आपको दिखाई देगा, स्वाजीलैंड आपको उसके पड़ोस में ही दिखाई देगा। औसत आयु विश्व में सबसे कम है, नोट करना वहां पर, स्वाजीलैंड औसत आयु विश्व में सबसे कम है। इसे हाई वेल्ड क्षेत्र विविध प्रकार के खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर कुछ वेल्ड जैसे घास के मैदान, पठारीय प्रदेश है, यहां पर वेल्ड पठारीय प्रदेश है जहां पर खनिज मिलते हैं। लेकिन ये नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, लेकिन यहां पर विश्व में न्यूनतम आयु मिलती है स्वाजीलैंड। और विषुवत रेखीय गिनी, विषुवत रेखीय गिनी के बारे में लिख देना। विषुवत रेखीय गिनी विषुवत रेखा पर नहीं मिलता, विषुवत रेखा पर नहीं मिलता, विषुवत रेखा पर नहीं मिलता, विषुवत रेखा पर नहीं मिलता। गिनी की खाड़ी में स्थित तटीय देश, राजधानी मलाबो, प्रमुख फसल कॉफी, मक्का, गन्ना और दलहन, प्रमुख वृक्ष है आबनूस, महोगनी, चीड़, ओक इत्यादि। ऑब्वियसली सदाबहार वन होंगे, तो ये नहीं भी याद रहेगा चलेगा, लेकिन ये पॉइंट लिख देना कि विषुवत रेखा पर नहीं मिलता, भले उसका नाम विषुवत रेखीय देश हमने रखा है। आइवरी कोस्ट, ये आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट, इसे क्यों याद रखना है? आइवरी कोस्ट का मतलब होता है हाथी दांत का किनारा, हाथी दांत का किनारा, हाथी दांत का किनारा। और यहां पर फ्रेंच भाषा बोली जाती है। आइवरी कोस्ट, ये जो आइवरी नाम लिखा है ये भी फ्रेंच से लिया है। तो आइवरी कोस्ट हाथी दांत का किनारा, हाथी दांत का किनारा, हाथी दांत का किनारा, हाथी दांत का किनारा, आइवरी कोस्ट। और आधिकारिक भाषा फ्रेंच है, फ्रेंच है। और दूसरा है सियरा लियोन,
गिनी के तट पर गृह युद्ध की समस्या से ग्रसित देश, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह के लिए जाना जाता है सिएरा लियोन। प्राकृतिक, मानव निर्मित बंदरगाह बहुत बड़े हो सकते हैं, सिंगापुर के, जापान के, लेकिन प्राकृतिक बंदरगाहों में सबसे बड़ा तीसरा बंदरगाह है सिएरा लियोन का। सिएरा लियोन का, तो सिएरा लियोन के बारे में, ये जो सिएरा लियोन देश दिख रहा होगा, सिएरा लियोन और आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट जिसका अर्थ होता है हाथी दांत का किनारा, और यहां की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है। सिएरा लियोन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है सिएरा लियोन। और उसके बाद फिर हमने चर्चाएं की थी कहां से विषुवत रेखा गुजरती है, कहां पर क्या खासियत होती है। तो ये जो चर्चाएं हमने की थी वो ओवरऑल एक आइडिया देना था आप लोगों को, एक शुरुआत थी कि हमें कुछ इस तरीके से कवर करना है। हम जब किसी कॉन्टिनेंट को स्टार्ट करेंगे